नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। स्वागत। आज हम दो ऐसे शब्दों पर बात कर रहे हैं जिन्हें हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, सभ्यता और संस्कृति। मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं इनका मतलब समझता हूं, लेकिन भदंत आनंद कौशल्यायन का ये निबंध पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं कितना गलत था। ये बात बिल्कुल सही है। हम इन शब्दों को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता। हाँ, लेकिन कौशल्यान हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में इनका मतलब समझते हैं। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले लेखक के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है ना? हाँ, वो तो है। भदंत आनंद कौशल्यायन, उनका जन्म 1905 में पंजाब में हुआ था। वो एक बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, आप समझिए, यात्राओं में और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगा दी। और वो सिर्फ एक धर्म प्रचारक नहीं थे, वो गांधी जी के साथ वर्धा में भी रहे। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और हिंदी भाषा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत, जो इस निबंध में भी साफ दिखती है, वो है मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत ही सरल भाषा में समझा देना। बिल्कुल। और यही सरलता हमें इन दो उलझे हुए शब्दों, सभ्यता और संस्कृति, के जाल से बाहर निकालने में मदद करेगी। कौशल्यायन सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? और यहीं से असल चर्चा शुरू होती है। वो हमें कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कल्पना कीजिए उस पहले इंसान की जिसने आग जलाना सीखा होगा। हाँ, आज तो ये हमारे लिए बहुत बहुत आम बात है। हाँ, माचिस जलाई और हो गया काम। लेकिन उस वक्त वो इंसान कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा। सही बात है। और दूसरा उदाहरण वो सुई धागे का देते हैं। हाँ, जरा सोचिए, किसी इंसान के दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया होगा कि धातु के एक पतले से टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद करके और फिर उसमें धागा डालकर कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है। ये आज हमें मामूली लगता है, पर इसने तो मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो लेखक इन उदाहरणों से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यही सवाल है। वो आग और सुई धागे की बात कर ही क्यों रहे हैं? यही पर कौशल्यायन एक बहुत बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लकीर खींचते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में दो अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज है वो दिमागी शक्ति, वो योग्यता या वो प्रेरणा जिसने आग या सुई धागे का आविष्कार करवाया। ठीक है। और दूसरी चीज है वो आविष्कार खुद, यानी आग और सुई धागा। अच्छा, एक है आविष्कार करने की काबिलियत, हाँ, और दूसरा है वो आविष्कार जो उस काबिलियत से बना। बिल्कुल सही। और लेखक इसी काबिलियत को, इसी अंदर की प्रेरणा को संस्कृति कहते हैं। और जो चीज बनकर तैयार हुई, हाँ, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो है सभ्यता। तो संस्कृति है आविष्कार करने की योग्यता, और सभ्यता है उस संस्कृति का परिणाम, उसका फल। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? आज के समय में सोचें तो जिसके पास लेटेस्ट फोन है, जो दुनिया भर की जानकारी रखता है, वो सभ्य तो है। हाँ, बिल्कुल सभ्य है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस इंसान से ज्यादा संस्कृत हो जिसने पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका खोजा। तो आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। यही इस निबंध का मूल विचार है। और कौशल्यान इसी बात को न्यूटन के उदाहरण से और मजबूत करते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। उन्होंने एक ऐसे तथ्य को दुनिया के सामने रखा जो पहले किसी को नहीं पता था। तो इस नई खोज को करने की योग्यता ने उन्हें एक संस्कृत मानव बनाया। लेकिन आज तो कॉलेज में फिजिक्स पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से कहीं ज्यादा जानता होगा। सही बात है। उसे तो शायद ब्लैक होल्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी पता होगा, जो न्यूटन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डर ज्यादा है। बिल्कुल, उसे वो सारी जानकारी विरासत में मिली है, लेकिन हम उसे न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि न्यूटन ने मौलिक खोज की, जबकि विद्यार्थी को वो ज्ञान बना बनाया मिल गया। वो ज्ञान का उपभोक्ता है, सृजनकर्ता नहीं। अच्छा, तो संस्कृत होने का मतलब है कुछ नया सोचना, एक नए तथ्य का दर्शन करना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना हमें संस्कृत नहीं बनाता। नहीं बनाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि नई सोच या ये आविष्कार की प्रेरणा ये आती कहाँ से है? इंसान कुछ नया बनाता ही क्यों है? लेखक इसके पीछे की प्रेरणाओं को भी एक एक करके खोलते हैं। वो कहते हैं कि शायद आग का आविष्कार
पेट की ज्वाला यानी भूख की वजह से हुआ होगा। कच्चे मांस की जगह पके हुए भोजन की चाहत। बिल्कुल, उस चाहत ने किसी को आग की खोज के लिए प्रेरित किया होगा। और सुई धागे का आविष्कार, वो शायद सर्दी गर्मी से बचने और अपने शरीर को सजाने की जरूरत ने करवाया होगा। हाँ, ये भौतिक प्रेरणाएं हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें। लेकिन अगर सिर्फ जरूरतें ही संस्कृति को जन्म देती तो इंसान शायद जानवरों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। सही बात है। और यही पर लेखक हमें एक और स्थिति की कल्पना करने को कहते हैं, और यहाँ से बात बहुत गहरी हो जाती है। कौन सी स्थिति? कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका पेट भरा हुआ है, तन पर कपड़े हैं, उसे कोई भौतिक जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन वो रात को खुले आसमान के नीचे लेटा है और तारों को देख रहा है। और उसे सिर्फ इसलिए नींद नहीं आ रही क्योंकि वो बेचैन है। बेचैन क्यों? ये जानने के लिए कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत ख्याल है। जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब उसका दिमाग बड़ी ज्यादा गहरी बातों के बारे में सोचता है। बिल्कुल, कोई मजबूरी नहीं है, बस एक अंदर की बेचैनी है जानने की। और हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें ऐसे ही लोगों से मिला है। मनीषियों से। हाँ, इन मनीषियों ने किसी भौतिक जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी सहज संस्कृति के कारण ज्ञान की खोज की। तो तारों को देखकर ना सो पाने वाले उस मनीषी के मन में जो भाव था, उसे लेखक क्या कहते हैं? उसे लेखक ज्ञानेप्सा कहते हैं। ज्ञानेप्सा यानी ज्ञान की इच्छा, जानने की प्यास। और ये संस्कृति को जन्म देने वाला दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। तो पहली प्रेरणा हुई भौतिक जरूरत और दूसरी हुई ज्ञान की प्यास। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या संस्कृति के माता पिता बस यही दो हैं? नहीं, वो इससे भी बहुत आगे जाते हैं। अच्छा। वो हमें कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी जरूरत या अपनी जिज्ञासा के लिए ही काम नहीं करता। जैसे एक माँ जो अपने बीमार बच्चे के लिए पूरी पूरी रात नहीं जागती, उससे ऐसा करने के लिए कौन सी भौतिक जरूरत या ज्ञान की प्यास मजबूर करती है? ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। यहाँ ना तो पेट की आग है, न ही तारों का रहस्य। कुछ और ही है। हाँ, यहाँ तो कुछ और ही है। लेखक इसी कुछ और को संस्कृति का तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर मानते हैं। वो रूस के भाग्य विधाता लेनिन का उदाहरण देते हैं, जो अपनी मेज पर रखी सूखी डबल रोटी के टुकड़े खुद न खाकर दूसरों को दे देते थे। वो कार्ल मार्क्स का भी जिक्र करते हैं। हाँ, जिन्होंने दुनिया भर के मजदूरों को सुखी देखने का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। 2500 साल पहले उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो पूरी मानवता को दुख से निकालने का रास्ता खोज सकें। सही कहा। तो जो योग्यता, जो प्रेरणा किसी इंसान से इतना बड़ा त्याग करवाती है, वो भी संस्कृति ही है। और ये संस्कृति का वो रूप है जो कल्याण की भावना से पैदा होता है, परोपकार से। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने की काबिलियत है। तो अब तक हमने समझा कि संस्कृति की 3 मुख्य प्रेरणाएं हैं: भौतिक जरूरत, ज्ञान की इच्छा और सबसे ऊंची कल्याण की भावना। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन लेखक यही रुकते नहीं हैं। वो इस सिक्के का दूसरा, कहीं ज्यादा स्याह पहलू भी दिखाते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, हाँ, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीकों के साथ साथ हमारे एक दूसरे को मारने काटने के तरीके भी, वो भी हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हाँ। और यहीं लेखक वो सवाल पूछते हैं जो शायद इस निबंध का सबसे मुश्किल सवाल है। कौन सा? वो पूछते हैं कि इंसान की वो योग्यता जो उससे आत्मविनाश के हथियार बनवाती है, जैसे एटम बॉम्ब, मिसाइलें, उसे हम उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आविष्कार करने की दिमागी काबिलियत ही संस्कृति है, तो जिन वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले बम बनाए, क्या उनकी उस काबिलियत को भी हम संस्कृति कहेंगे? और जिन हथियारों के दम पर इंसान आज दिन रात एक दूसरे का विनाश करने में लगा हुआ है, क्या उसे हम सभ्यता माने या असभ्यता? इस पर कौसल्यायन का नजरिया बिल्कुल साफ है। वो कोई लाग लपेट नहीं करते। क्या कहते हैं वो? उनका मानना है कि जब संस्कृति का रिश्ता कल्याण की भावना से टूट जाता है,
तो वो संस्कृति नहीं रह जाती है, तो वो क्या बन जाती है? वो असंस्कृति बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आविष्कार, कोई भी खोज, चाहे वो कितनी भी बुद्धिमानी से की गई हो, अगर वो इंसानियत का भला नहीं करती, हाँ, तो लेखक की नज़र में वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। वो एक तरह की दिमागी विकृति है। और जाहिर है, ऐसी असंस्कृति जब फैलेगी तो उसका नतीजा असभ्यता ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेखक के लिए संस्कृति सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उसकी कसौटी है मानव कल्याण। इस निबंध के आखिर में लेखक एक और बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति के नाम पर जो बहुत सारा कूड़ा करकट, हाँ, यानी बेकार की रस्में और परंपराएं जो हम ढोता रहते हैं, वो असल में संस्कृति नहीं है। हाँ, उनका तर्क है कि दुनिया हर पल बदल रही है। ऐसे में किसी पुरानी अप्रासंगिक हो चुकी चीज को सिर्फ इसलिए पकड़कर बैठे रहना कि वो हमारी संस्कृति है, एक भूल है। और फिर वे उस बात पर आते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। वे कहते हैं मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। इसका क्या मतलब हुआ? अविभाज्य यानी जिसे बांटा नहीं जा सकता। और जब लेखक ये कहते हैं तो एक पल के लिए रुककर सोचना पड़ता है। क्यों? आज की दुनिया में जहां हर देश, हर धर्म, हर समुदाय अपनी संस्कृति को अलग और श्रेष्ठ बताने में लगा है। हाँ, सही बात है। ये विचार कितना जरूरी और कितना साहसी है। कौशल्यायन कह रहे हैं कि संस्कृति को देशों और मजहबों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सिर्फ इंग्लैंड की संस्कृति नहीं है। नहीं। या बुद्ध का करुणा का संदेश सिर्फ भारत की संस्कृति नहीं है। ये पूरी मानव जाति की साझी विरासत है। वाह! बिल्कुल। वे कहते हैं कि इस साझी मानव संस्कृति में जितना भी अंश कल्याण का है, जो इंसानियत का भला करने वाला है, वो न सिर्फ श्रेष्ठ है बल्कि स्थायी भी है। स्थायी भी है। हाँ, यानी अंत में वही टिकेगा जो सबके लिए अच्छा है। नफरत और विनाश पैदा करने वाली चीजें कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, वे स्थायी नहीं हो सकती। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें किसी को 1 मिनट में समझाना हो, हम क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से संस्कृति वो अंदर की चिंगारी है, वो रचनात्मक शक्ति है जो कुछ नया पैदा करती है, चाहे वो जरूरत से हो, जिज्ञासा से हो या कल्याण की भावना से। और सभ्यता? और सभ्यता उस चिंगारी से पैदा हुई चीजों का बाहरी ढांचा है, जिसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस संस्कृति की असली पहचान, उसकी असली कसौटी कल्याण की भावना है। कोई खोज, कोई विचार, कोई परंपरा अगर इंसानियत को आगे नहीं ले जाती, उसका भला नहीं करती, तो भदंत आनंद कौशल्यायन की परिभाषा में वो संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति है। बिल्कुल, सभ्यता के चोले में छुपी हुई असभ्यता। ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जो इस निबंध को पढ़ने के बाद से मेरे दिमाग में घूम रहा है। अच्छा। आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं, नए ऐप्स, नए एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कैसे तय करें कि इनमें से कौन सा आविष्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा है और कौन सा असंस्कृति का? कल्याण की इस कसौटी पर हम आज की तकनीक को कैसे परखेंगे? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।